तो चलिए बात करते हैं द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर August 15, 2025। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया ने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया 15 अगस्त 2025 को। रेड फोर्ट पे जो सेरेमनी हुई इंडिपेंडेंस डे की, उसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइजेस सेल्फ रिलायंस एंड फार्मर प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एम्फेसाइज किया है, मतलब जोर दिया है दो टॉपिक्स पर। एक है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर होना, एंड दूसरा है हमारे देश के फार्मर्स के प्रोटेक्शन के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड वन ऑफ हिज लॉन्गेस्ट स्पीचेस इन ओवर ए डेकेड। मतलब क्या, ये उनकी 10 सालों में, डेकेड मींस 10 साल, वो 10 साल कंप्लीट हो गए, इसमें ये सबसे लॉन्गेस्ट वाली स्पीच थी, सबसे लंबी स्पीच थी उनकी। इसमें उन्होंने बात की आउटलाइनिंग अ विजन फॉर विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। उन्होंने देश के विजन के बारे में बात की, यानी कि दूरदृष्टि, किस चीज के बारे में, विकसित भारत, यानी कि इंडिया जब डेवलप होगा, और इसका उन्होंने टाइमलाइन दिया है 2047। अब ये टाइमलाइन क्यों दिया है? दिस इज द ईयर इंडिया विल सेलिब्रेट 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 15 अगस्त 2047 को हमारे देश को 100 इयर्स कंप्लीट होंगे ऑफ इंडिपेंडेंस। He announced the next generation GST reforms. जीएसटी रिफॉर्म से क्या होगा? इससे हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो और स्मूथर होगा, और अच्छे से चलेगा, और जो मॉडर्न चीजें हैं वो टैक्स सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे, ये उस रिफॉर्म्स में होंगे। देन ही स्पोक अबाउट द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, a 1 lakh crore जॉब स्कीम फॉर यूथ। इस योजना के बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। And a renewed emphasis on self-reliance, spanning sectors from semiconductors and EVs to fertilizers and jet engines. मतलब क्या, उन्होंने बात की है सेल्फ रिलायंस होना इन सारे सेक्टर्स में। सेल्फ रिलायंस हमने क्या सीखा, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर होना। कौन से सेक्टर्स में? सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जो कंप्यूटर की जो चिप्स होते हैं वो बनाते हैं, उसे सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एंड ईवीज, ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और फर्टिलाइजर्स और जेट इंजन्स, इन चीज़ों में, ताकि इंडिया ये सारी चीज़ें खुद से बना सके और ये इंपोर्ट पे डिपेंड ना करे, यानी कि दूसरे देशों से जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उस पे हम डिपेंड ना करें, हम खुद से अपनी चीज़ें बनाएं। इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। He also reaffirmed the commitment to protect farmers, pledging to stand like a wall for their interest amid rising US tariffs on Indian goods. उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे हमारे देश के फार्मर्स को, कि गवर्नमेंट उनके पीछे स्टैंड लाइक अ वॉल, यानी कि वो एक दीवार की तरह उनके पीछे, हमारे देश के फार्मर्स के पीछे खड़ी रहेंगी, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अभी जो है यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए हैं। टैरिफ्स मतलब क्या? टैक्सेस जो होते हैं इंपोर्ट गुड्स पे, वो उन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं ऑन सम इंडियन गुड्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर्स की जो एक्सपोर्ट्स है उस पे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। तो आइए फास्ट अंडरस्टैंड करते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है। ये एक मेजर जॉब सपोर्ट स्कीम है जो इंट्रोड्यूस की है इंडिपेंडेंस डे 2025 को, यानी कि आज ये इंट्रोड्यूस हुई है, विथ नियरली ₹1 लाख करोड़ अलोकेटेड टू हेल्प यंग पीपल एंड एम्प्लॉयर्स। इसका मतलब क्या, ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये आज लॉन्च की है इंडिपेंडेंस डे को, जिसमें से सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपीज जो है वो साइड में निकाल के रखे हैं। क्यों? ताकि हेल्प हो सके हमारे देश की यंग जनता को, प्लस जो एम्प्लॉयर्स है जो इन लोगों को जॉब देंगे उनकी भी हेल्प हो सके, इसके लिए ये 1 लाख करोड़ साइड में रखे हुए हैं। तो इसका एम क्या है इस योजना का, कि इट एम्स टू क्रिएट 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स, यानी कि 3.5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करेंगे, जिसमें से 1.92 करोड़ होंगे वो उनके लिए होंगे जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स है, मतलब जिनकी ये पहली नौकरी है।
इस डेट का लॉन्च डेट है 1 अगस्त 2025 और इसका ड्यूरेशन है 31 जुलाई 2027, यानी कि ये 2 साल के लिए चलेगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या है? एनकरेज यंग यूथ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये जो हमारा यंग जनरेशन है उसको एनकरेज करने के लिए कि वो काम कर सके। जो फर्स्ट टाइम वर्कर्स है उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए। देन प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू यूथ स्टार्टिंग देयर करियर्स, यानी कि जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं उनको एक फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, हायरिंग सपोर्ट मिलेगा एम्प्लॉयर्स को, यानी कि जो कंपनी हमें हायर कर रही है उनको भी आदमी मिलेंगे, प्लस जो नौकरी करने जाएंगे उनको भी एक अच्छी सैलरी मिलेगी। प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। स्पेसिफिकली सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एमएसएमईज, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको इसमें स्पेसिफिकली ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सैलरी जो है यानी कि इंसेंटिव जो वो देने वाले हैं इसमें, वो 2 तरीके से देंगे। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। किस तरीके से? सबसे पहले है फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के लिए, यानी कि जिनकी ये पहली नौकरी है प्राइवेट सेक्टर में। कौन एलिजिबल है इसके लिए? यंग प्रोफेशनल्स गेटिंग their फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जॉब इन ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी अर्निंग अप टू 1 लाख पर मंथ। मतलब जो यंग जनरेशन है जिनकी ये पहली जॉब है प्राइवेट सेक्टर में। कौन सी प्राइवेट सेक्टर जॉब में? जो ईपीएफओ से रजिस्टर्ड है। ईपीएफओ इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। उससे जो सॉरी आई मीन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो रजिस्टर्ड कंपनीज है उसी को, उन्हीं लोग इसके लिए एलिजिबल है। और उनकी जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए, यानी कि 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए, 1 लाख से कम होनी चाहिए। उसके ऊपर जिनकी सैलरी है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सैलरी कैसे देगी? तो गवर्नमेंट 15,000 रुपये पे करेंगे इनको। किस तरीके से? 2 इंस्टॉलमेंट में। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट है वो आपको कब मिलेगा? जब आप 6 महीना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप आपकी कंपनी में जब 6 महीना कंप्लीट करेंगे तब आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? आफ्टर 12 मंथ्स फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स, यानी कि जब आपको 12 महीने यानी कि 1 साल कंप्लीट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस आपको एक छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करना होगा, तब आपको आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और इसमें से एक पार्ट रहेगा, यानी कि थोड़ा सा जो अमाउंट रहेगा वो पैसा लॉक्ड रहेगा अकाउंट में टू एनकरेज सेविंग्स, ताकि जनता को सेविंग्स यानी कि पैसे कैसे बचाने हैं, बचत कैसे करने हैं, उसका इम्पोर्टेंस पता चले। इसलिए ये एक छोटा सा अमाउंट है जो सेव्ड रहेगा लॉकर्स में। अब आते हैं पार्ट बी में, यानी कि फॉर एम्प्लॉयर्स। अभी हमने पार्ट ए में जाना कि जो जॉब करने वाले हैं या फर्स्ट टाइम यूथ है जो जॉब के लिए जाएंगे एम्प्लॉयज, उनके लिए क्या बेनिफिट है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स के बारे में, यानी कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको जॉब के लिए हायर करने वाले हैं उनको क्या मिलेगा। So employers who hire additional workers earning up to 1 lakh per month can get the benefit, यानी कि सेम है। जो कंपनी हायर कर रही है, जिनका भी हायर कर रही है एम्प्लॉयज, यानी कि जो अगर उन्होंने हायर किए कुछ ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है या कम है, सिर्फ उन्हें गवर्नमेंट ये बेनिफिट देगी, उन्हीं कंपनीज की ये बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? उन्हें 3,000 रुपीज, ₹300 मिलेगा पर न्यू एम्प्लॉय पे पर मंथ, यानी कि उनको हर महीने हर न्यू एम्प्लॉय जैसे ही कोई नया बंदा ज्वाइन करता है उन्हें 300 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा फॉर 2 इयर्स। ये अमाउंट उन्हें 2 साल के लिए मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका मतलब अगर कोई कंपनी इनमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है तो ये इंसेंटिव्स उनको एक्सटेंड होंगे 3 and 4 इयर्स के लिए भी, यानी कि बाकी सारे टाइप के जो कंपनीज है जो एम्प्लॉयर्स है उनके लिए ये योजना सिर्फ 2 साल के लिए है। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर कोई कंपनी है तो उनको 3 और 4 साल में भी ₹300 मिलेंगे हर एम्प्लॉय के लिए, हर नए एम्प्लॉय के लिए हर महीना मिलेगा उन्हें, पर मंथ दे विल गेट दिस। सो दिस इज लाइक अ वेरी ग्रेट बेनिफिट है। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए।
इसका हायरिंग क्राइटेरिया क्या है, कंपनी किसको हायर कर सकती है इस बेनिफिट को लेने के लिए। सबसे पहला है, इफ द कंपनी हैज लेस देन 50 एम्प्लॉयज, मतलब अगर कोई कंपनी है उसमें सिर्फ 50 एम्प्लॉयज है या उससे कम है, तो उन्हें एटलीस्ट 2 न्यू हायर लेने होंगे। अगर 50 और ज्यादा एम्प्लॉयज है तो उन्हें 5 न्यू हायर्स लेने होंगे। और ये जो न्यू हायर्स, जो हम न्यू हायरिंग कर रहे हैं, जो न्यू लोग ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी, उन्हें एम्प्लॉयड रहना होगा कंपनी के साथ, कंपनी में जॉब करनी होगी कितने टाइम के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स, मतलब मिनिमम 6 मंथ्स के लिए उन्हें ये जॉब करनी होगी। ये योजना कौन मैनेज करेगा, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मैनेज करेंगे, बट जो एक्चुअल वर्क होगा वो हैंडल करेगी हमारी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो हमने इंसेंटिव्स की बात की, पेमेंट्स की बात की, ये कैसे मिलेंगे हमें, वर्कर्स को भी और एम्प्लॉयर्स को भी। तो पहली बात करते हैं वर्कर्स की यानी एम्प्लॉयज की, उनको 1500 मिलेगा, ये रुपीस उनको मिलेगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो डीबीटी होता है, जो उनके आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू उनको मिलेगा। और जो एम्प्लॉयर्स है यानी ये जो कंपनी है, उन्हें इंसेंटिव डायरेक्टली उनके पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट्स में आ जाएगी। तो ये था प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड न्यूज। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज, ये है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, जो हमारी लोकसभा ने पास किया है उसके बारे में। सो ये गवर्नेंस एक्ट कब पास हुआ है, 11th ऑफ अगस्त 2025 को ये पास हुआ है। It aims to formalize the governance, ethics, and dispute resolution mechanism for Indian Sports Federation, aligned with Olympic and Paralympics. इसका मतलब क्या, ये लॉ इसलिए बना है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इंडिया का जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, वो फेयर हो, एथिकल हो और एक ट्रांसपेरेंट वे में रन हो, यानी कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ये वो हमेशा फेयर रहे। इट सेट्स रूल्स फॉर गवर्नेंस, यानी कि किस तरीके से मैनेज होगा ये स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, और अगर इन केस कोई डिस्प्यूट हुआ, अगर डिस्प्यूट हुआ इन केस, तो एक डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म भी होगा, यानी कि वो डिस्प्यूट अगर कुछ झगड़ा हुआ तो वो सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जानते हैं इस टॉपिक्स पे हम कौन से प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन सीख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रिसेंटली अनाउंस कंसिडर द स्टेटमेंट्स, मतलब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के बारे में है वो जो सही है। सबसे पहला है, इट एम्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सेक्टर्स सच एज सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जेट इंजन, मतलब ये योजना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी इन सेक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स मतलब कंप्यूटर के जो चिप्स बनते हैं वो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जेट इंजन, इन इन सारे सेक्टर्स को हमें प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट इज, इट विल बी फाइनेंस प्राइमरीली थ्रू फॉरेन डेवलपमेंट असिस्टेंस, यानी कि इस योजना को फाइनेंस कर रही है फॉरेन डेवलपमेंट असिस्टेंस। थर्ड है, इट हैज बीन लॉन्च्ड विद द गोल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज विजन टू बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। मतलब क्या, कि ये योजना लॉन्च हुई है विद द गोल, यानी कि इस योजना का गोल है कि इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाना। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यस इट, उनका फोकस है सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जेट इंजन एंड फर्टिलाइजर्स पे। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई भी फॉरेन डेवलपमेंट हमें फंड नहीं कर रहा है, कोई भी फॉरेन एड अनाउंस नहीं हुई है। थर्ड है, यस ये योजना जो है, जो विकसित भारत 2047 है, इसके विजन में इंक्लूडेड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, आंसर बी, 1 and 3 ओनली। Okay, moving on to the next question. Second question है, the National Sports Governance Act 2027 which is recently passed in Lok Sabha, जो लोकसभा में recently पास हुआ है, वो इनमें से कौन सी चीजें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ एथिक्स फॉर स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि एक यूनिफॉर्म कोड होगा, यानी कि
एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा जो फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, जिसमें किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा किसी के साथ स्पोर्ट्स फेडरेशन में। सेकेंड इज अलाइनमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स विद ओलंपिक कार्टर, यानी कि जो ओलंपिक का जो कार्टर है, यानी कि ओलंपिक के जो स्टैंडर्ड्स है उसका अलाइनमेंट होगा, यानी कि वो मैच होगा हमारे इंडियन स्पोर्ट्स गवर्नेंस से। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो स्पोर्ट्स है, इंडियन स्पोर्ट्स गवर्नेंस को भी समझ आएगी कि ओलंपिक्स कैसे काम करता है, उनका फेडरेशन कैसे काम करता है। इसी तरह के हम भी ग्रो कर पाएंगे। थर्ड इज मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ 33 पोस्ट फॉर वुमेन्स एंड ऑल नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि 33% जो है पोजीशन है वो विमेन के लिए है। ओके सो पहले दो करेक्ट है। थर्ड वाला जो हमने बात की, कोई भी मैंडेटरी रिजर्वेशन नहीं है इस क्लॉज के हिसाब से, इस एक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। हेंस द हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। So the next question is, which of the following products are among the major Indian exports to the United States that may be affected due to increased US tariffs? यानी कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमारे देश से जो हमारा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होता है जिस पे सबसे ज़्यादा टैक्स बैठने वाला है या उस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहला है राइस, नेक्स्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी, देन इज डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड फोर्थ इज स्पाइसेस। जो राइस है, यस, वो एक इंग्रेडिएंट है जो भारत से एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों में। जेम्स एंड ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट होता है। डिफेंस इक्विपमेंट्स, यानी कि हमारे देश के जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स है वो हम बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसका मेजर एक्सपोर्ट नहीं होता है। फोर्थ इज स्पाइसेस एंड कार्डेमन्स, ये देश के जो स्पाइसेस है, जो मसाले हैं, यस, वो बहुत से देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है आंसर बी 1, 2 and 4 only. Next is Operation Sindoor is best described as. Operation Sindoor क्या है? तो उसका आंसर है अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च्ड आफ्टर द पहलगाम अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, उसका एक काउंटर टेररिज्म यानी कि उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था वो था ऑपरेशन सिंदूर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मेंस ओरिएंटेड कौन से क्वेश्चंस है? सो मेंस में आपको टिपिकली इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेसिस ऑन इन इन टॉपिक्स पे जो भी हमने अभी सीखे हैं। तो अभी बात करते हैं जीएस का पेपर 2 जो है, दैट इज गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आपको आ सकता है द विजन ऑफ विकसित भारत 2047 represents a paradigm shift in India's developmental strategy, यानी कि ये जो विजन है विकसित भारत का 2047 का, ये क्या है और इसकी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी से क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। फिर डिस्कस होगा स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स कौन से अनाउंस हुए हैं इंडिपेंडेंस डे पे। डिस्कस इन लाइट द स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स अनाउंस ऑन इंडिपेंडेंस डे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फार्मर्स के बारे में, जो हमारे किसान हैं उनके बारे में, दैट इज इंडिया स्टैंड्स ऑन प्रोटेक्शन फार्मर्स अमिड रेजिंग ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म रिफ्लेक्ट्स बोथ डोमेस्टिक प्रायोरिटीज एंड ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि अभी जो हमारा टैरिफ इंक्रीज किया है, यूएस ने जो टैरिफ इंक्रीज किया है हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, उससे हमारे फार्मर्स पे किस तरीके का इफेक्ट होगा, क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे वो। Third is critically examine the significance of National Sports Governance Acts in promoting ethics, transparency and professionalism in Indian sports administration. मतलब जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 जो आज के दिन लॉन्च हुआ है, वो प्रमोट कर रहा है एथिक्स को, जो फेयर होगा, सारी चीज़ें फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और उसमें एक तरीके का प्रोफेशनलिज्म होगा। सो उन सारी चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करना, यानी कि उनके बारे में बताना होगा और उनका सिग्निफिकेंस यानी कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये बताना होगा। नेक्स्ट इज जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट हमारे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक है ऑपरेशन सिंदूर की बात हो सकती है कि उसने कैसे इंडिया का एक डिफेंस पोस्चर शेप किया है, क्या स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया है दूसरे देशों को।
देन इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस है, इंडिया जो पुश कर रही है सेल्फ रिलायंस के लिए, यानी कि हम जो आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रहे हैं इन सेक्टर्स में, जिसकी बात हमने पहले भी की है, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जेट इंजन्स, इससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे होगी और क्या हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन सेक्टर्स में। Next is evaluate the role of defense preparedness and strategic messaging in India's foreign policy with reference to recent warnings to Pakistan. यानी कि हमारे डिफेंस का रोल क्या है, हम कितने तैयार हैं और हम क्या स्ट्रेटेजिक मैसेज देने वाले हैं जो हमारे रिसेंट वार्निंग्स आई है पाकिस्तान की तरफ से उसके रिलेशन में। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हमने पहले वाले सेशन में जो मेंस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर जो सेक्शन 3 में हमने जो क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो देखे। अभी हम जानते हैं कि आंसर कैसे लिखते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक्स का हम एग्जाम्पल लेंगे, एक आंसर मॉडल भी प्रिपेयर करेंगे विच विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग द आंसर। आंसर कैसे लिखना है, फ्रेम कैसे करना है। सबसे पहले तो हम जानेंगे विजन ऑफ विकसित भारत। अभी विजन ऑफ विकसित भारत क्या है फॉर 2047 और उससे पैराडाइम शिफ्ट क्या आने वाला है। पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है ये भी हम जानेंगे। किस चीज़ के लिए इंडिया की जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी थी, यानी कि हमने डेवलप्ड होने के लिए पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें और आने वाले अब जो स्ट्रैटेजी आई है जो बताई है उसमें क्या फर्क है। और हम ये भी जानेंगे डिस्कस इन लाइट द स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स अनाउंस ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025, यानी कि कौन से स्कीम्स और रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। सबसे पहले जब हम आंसर स्टार्ट करते हैं तब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो हम लिखेंगे वो बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी हो और हमारा आंसर नीट एंड क्लीन दिखे। पैराडाइम शिफ्ट सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर, क्योंकि इंट्रोडक्शन में, क्योंकि वो क्वेश्चन में मौजूद है वो चीज। तो पैराडाइम शिफ्ट इम्प्लाइज अ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ये इससे पता चल जाता है। पैराडाइम शिफ्ट मतलब क्या, पैराडाइम शिफ्ट मतलब कि हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं। किस तरीके से, स्ट्रैटेजी में चेंज कर रहे हैं, यानी कि पहले जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो प्लान बनाया था वो हमने कैंसिल कर दिया है और हमने एक नया प्लान सोचा है। फ्रेमवर्क चेंज कर दिया है, उस प्लान के बेसिस पे हमने पहले जो स्टेप्स बनाए थे कि हम इस तरीके से ये काम करेंगे, वो फ्रेमवर्क भी हमने अभी चेंज कर दिया है इसी वजह से। और हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज कर दिए। ऑब्जेक्टिव मतलब पहले हमारा गोल कुछ अलग था, हमारा पहले कुछ गोल अलग था, एक डेवलप्ड इंडिया के बारे में हमारी सोच अलग थी। अब हमने हमारा जो है प्लान वो कंप्लीटली बदल दिया है, कुछ भी सेम नहीं रखा, उसमें कुछ छोटी मोटी चेंज नहीं की है, कंप्लीट प्लान ही चेंज कर दिया है। उसे बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि टोटली किसी भी प्लान को चेंज कर देना, उसके स्टेप्स चेंज कर देना, कुछ भी सिमिलर ना रखना उस प्लान में। सो वो होता है पैराडाइम शिफ्ट। नेक्स्ट इज विकसित भारत 2047 का एनविजन क्या है। अ डेवलप्ड इंडिया बाय द सेनेटरी ऑफ इंडिपेंडेंस फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड गवर्नेंस। मतलब क्या, सेंटेनरी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारे देश को 100 इयर्स कंप्लीट होंगे 2047 में, तब हमारा देश का एक विजन हमने बनाया है कि तब तक इंडिया पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा और हम फोकस किन चीज़ों पे करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि खुद की ग्रोथ के बारे में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और गवर्नेंस, यानी कि जो नई नई टेक्निक्स आएंगे हमें बस अभी आगे बढ़ना है और उसी के बारे में सोचना है। ये न्यू आइडियाज़ आएंगे, जो न्यू इनोवेशंस आएंगे, उन्हें कैसे एनकरेज करना है और उससे हमारे गवर्नमेंट को, जो गवर्नेंस है जो रन कर रहा है हमारे देश को, उससे बेनिफिट होगा, यानी कि इससे सिर्फ नागरिक को नहीं गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। ये है हमारा नया विजन विकसित भारत 2047 के लिए। While the concept was already in motion, the schemes and reforms announced on Independence Day 2025 reflect a renewed ambition and tactical reorientation, signaling a shift from incremental reforms to bold mission-oriented governance. यानी क्या, यानी हमारा आइडिया तो ऑलरेडी प्रोग्रेस में था, बट जो नए स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है
जो स्कीम्स और रिफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, कब? इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। ये हमें बड़े सपने दिखाते हैं, एक बड़ा एक अलग से ड्रीम दिखाया है और पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है। यानी कि हमारा जो पहले का जो आइडिया था उसका पूरा डायरेक्शन ही चेंज किया है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस करने वाले थे, छोटे छोटे प्लान्स थे, वो चेंज करके अभी इन नई स्कीम्स और रिफॉर्म से एक बड़ा ड्रास्टिक मेजर चेंज आएगा। अभी हमने इंट्रोडक्शन के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया है। अभी हम पॉइंट वाइज सारे आंसर्स लिखेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है विजन क्या है विकसित भारत का, उसका ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले है हमारे गोल्स क्या है इसके। एम्बिशियस गोल्स के बारे में हम जानेंगे, यानी कि अभी हमारे गोल्स जो है वो और एम्बिशियस, यानी कि हमारे सपने बढ़ गए हैं। इवॉल्विंग इंडिया इनटू अ $30-40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, यानी इंडिया को हमारा प्लान क्या है कि हम इंडिया को डेवलप करेंगे इन अ $30-40 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी हम इतनी बढ़ाएंगे बाय 2047। एम्बेडिंग द पिलर्स ऑफ युवा, गरीब, महिला एंड अन्नदाता फार्मर्स, यानी कि ये जो हम इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, इसे बढ़ाएंगे कैसे? हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो देश के युवाओं पे रहेगा, गरीबों पे रहेगा, जो महिला है वुमेन उनके ऊपर रहेगा, और अन्नदाता हमारे जो किसान है उनके ऊपर रहेगा। इसके लिए इन्होंने एक थीम बनाई है, जिसका थीम का नाम है सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्यार। नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? फोकस स्पैन्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस। इसका मतलब क्या? ये जो सारे एरियाज है, हमारा जो विकसित भारत का जो प्लान है, ये इन एरियाज पे फोकस करेगा, ताकि हमारा जो गवर्नमेंट है एक बेटर सिस्टम में बदल सके। इसमें ये सारे जो भी यहाँ पे लिखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करेगा यानी कि देश की इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि देश की इकोनॉमी, डिजिटल एम्पावरमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन यानी कि स्कूल्स कॉलेजेस, हेल्थ केयर यानी कि जो मेडिकल हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स और बिल्डिंग्स, जो सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस यानी कि जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स है उन्हें एक बेटर सिस्टम बनाने के इस पे हम फोकस करेंगे। The vision reflects a paradigm shift from sector-specific schemes to an integrated long-term outcome-oriented and developmental model। यानी कि पहले हमारी जो स्कीम थी, अभी इसमें हमने पैराडाइम शिफ्ट के बारे में क्या सीखा है कि हमने कंप्लीट चेंज कर दिया, प्लान पूरा शिफ्ट कर दिया है। पहले हमारा था सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स, अभी हमने एक इंटीग्रेटेड और लॉन्ग टर्म बना दिया है आउटकम ओरिएंटेड डेवलपमेंटल मॉडल। यानी कि पहले हम छोटे छोटे एरियाज के बारे में प्लान कर रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग सेपरेट स्मॉल प्रोग्राम्स फॉर ईच एरिया, यानी कि छोटे छोटे सेपरेट अलग अलग प्रोग्राम्स करने की जगह पे हमने एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए एक आउटकम ओरिएंटेड डेवलपमेंटल मॉडल बनाया है। ये जो प्लान है, जिसमें हमने जो सारी छोटी छोटी ये जो चीजें थी जो हमारे पहले वाले प्लान में थी, वो सारे एक साथ जोड़ दी है और एक एम बनाया है बेटर रिजल्ट्स के लिए। अभी जानते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन सरकार ने कौन से स्कीम्स और रिफॉर्म्स बनाए हैं, नए वाले कौन से रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहले जो हमने बात की थी, पहले वाले स्लाइड्स में भी बात की है, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना पे बात की थी। हमें उसके बारे में लिखना है। आप चाहिए तो आप डिटेल में भी लिख सकते हो, जो पॉइंटर्स मैंने पहले वाले स्लाइड पे बताए थे। नेक्स्ट स्कीम है द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स के बारे में गवर्नमेंट ने बात की है। नाउ ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है टू ड्राइव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एम्ड एट अ $10 ट्रिलियन जीडीपी माइलस्टोन बाय 2047। ये एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है जो मार्क करता है अ शिफ्ट टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटेड सस्टेन रिफॉर्म्स बियॉन्ड एन एचओसी पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब क्या? ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जो सेटअप किया है, जो हमारे देश के जो बड़े चेंजेस है उसे पुश देने के लिए, यानी कि इन बड़े चेंजेस पे काम करने के लिए, जिससे हमारा गवर्नेंस भी बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी भी बढ़ती जाएगी, ताकि इंडिया 2047 में एक $10 ट्रिलियन जीडीपी का माइलस्टोन पहुंच सके।
तो ये एफर्ट्स जो है ये प्लान्ड है और कंटिन्यूअस एफर्ट्स इन्होंने बनाए हैं, ये कोई भी रैंडम एफर्ट्स नहीं है। इन्होंने एक प्रॉपर विजन सेटअप किया है जिसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं ताकि एक डेवलप्ड इंडिया बना सके बाय 2047। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी माइलस्टोन। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया है बाय ईयर एंड लीप इंडो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि साल के आखिर में ईयर एंड में इंडिया विल मेक इट्स फर्स्ट होम ग्रोन कंप्यूटर चिप, हमारे देश का सबसे पहला सेमीकंडक्टर चिप यानी कि होम ग्रोन कंप्यूटर चिप लॉन्च करेगी इंडिया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ 10 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी कि 10 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जो बिल्ड होंगे। ये इंक्रीज करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी 10 टाइम्स इंक्रीज होगी हमारे देश की न्यूक्लियर एनर्जी इन रिएक्टर्स के लॉन्च होने के बाद। फिर हम बात कर रहे हैं नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है एंड एक्सपांशन इन सोलर हाइड्रोजन एंड हाइड्रो पावर। इसका एम क्या है, इस चीज का एमिंग एट एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है, इंडिया जो है वो जो डीप सी रिसोर्सेस है उसमें एक्सप्लोर करेगी। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये उनका, तो ये उसमें एक्सप्लोर करेगी जिससे क्या होगा, और भी एक्सपांड करेंगे सोलर में, हाइड्रोजन एंड वाटर बेस्ड एनर्जी में। इससे क्या होगा, इसका मेन गोल क्या है, एक पैराडाइम शिफ्ट होगा जिससे लास्ट पॉइंट प्लीज फोकस ऑन द लास्ट वन, मूविंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस क्लीन एंड स्ट्रेटेजिक एनर्जी सॉवरेनिटी। मतलब क्या, मतलब जो गोल है हमारा, ये गोल है कि हम लेस डिपेंड हो ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स, यानी कि जो फ्यूल्स बाहर के देशों से आते हैं उस पे हम फॉसिल फ्यूल्स पे जो है हमारी डिपेंडेंसी लेस हो, हम उन पे डिपेंडेंट ना रहे और हम आत्मनिर्भर बने। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बने इन क्लीन एनर्जी, कि जो भी एनर्जी है वो हमारे देश में ही हम उस पर फोकस करें एंड जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम रहे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द फोर्थ पार्ट इज दिवाली जीएसटी रिफॉर्म्स। तो दिवाली जीएसटी रिफॉर्म्स में क्या है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स promised reduce tax burden on essentials and targeted reliefs to MSMEs, vendors and consumers, signifies fiscal ease and simplification, boosting the ease of doing business। इसका मतलब क्या है, दिवाली से पहले टैक्स रेट्स जो है ऑन बेसिक आइटम्स पे जो हमारे टैक्स रेट्स है वो रिड्यूस होगा, यानी कि टैक्स का जो बर्डन है वो रिड्यूस होगा। और जो स्मॉल बिजनेसेस है, जो एमएसएमई बिजनेसेस है, उनको एक राहत की सांस मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे जो टैक्सेस जो है वो एक सिंप्लीफायर होगा और बिजनेस को भी एक अच्छी तरीके से राहत की सांस मिलेगी, बिजनेस भी अच्छी तरीके से चलेगा, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनका, जो स्मॉल बिजनेसेस है उनका। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट पॉइंट है हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन। इसका मतलब क्या, एड्रेसिंग सिक्योरिटी एंड डेमोग्राफिक इंटीग्रिटी एमिड माइग्रेशन कंसर्न्स, इंट्रोड्यूसेस अ स्ट्रेटेजिक लेंस टू सोशल एंड डेमोग्राफिक पॉलिसी। मतलब एक नया प्रोग्राम इसके बारे में बात की जिसका नाम है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। इसमें क्या है, ये किस चीज से डील करेगा, विद द पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन इश्यूज, यानी कि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, और जो माइग्रेशन यानी कि दूसरे देशों से जो हमारे देश में आते हैं या फिर हमारे देशों से जो दूसरे देश में जाते हैं उसे कहते हैं माइग्रेशन। उसके रिलेटेड जो हमारे कंसर्न्स है, जो प्रॉब्लम्स है, जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये उसके ऊपर काम करेगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे देश की सिक्योरिटी है उसे हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से और एक सोशल बैलेंस मेंटेन होगा। 6 पॉइंट हमारा है इंडिजीनियस जेट इंजन चैलेंजेस पे। तो क्या हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है हमारे देश के साइंटिस्ट को कि वो डिजाइन और बिल्ड करे, इंडियन जेट इंजन बिल्ड करे इंडिया में। जिससे क्या होगा, हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसे एक बूस्ट मिलेगा और जिससे हमारे देश पे भी हमको गर्व होगा। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक फोकस, ऑनरिंग ऑपरेशन सिंदूर एंड एम्फसाइजिंग आत्मनिर्भर भारत। जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑनर किया है, उन्होंने गर्व महसूस किया है ब्रेवरी पर, यानी कि हमें हमारे भारत देश पे गर्व है और उन पे गर्व है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में योगदान दिया। और उन्होंने एम्फसाइज किया, फोकस किया कौन सी चीजों पे, एम्फसाइज मतलब जोर देना, जोर दिया कौन सी चीजों पे, आत्मनिर्भर भारत पे। यानी कि उन्होंने देश को आह्वान दिया, देश की जनता को रिमाइंड किया है
कि क्या इम्पोर्टेंस है जब चीज़ें देश के अंदर बनती है, यानी कि हम इंपोर्ट करने की जगह जो चीज़ें हैं हम सारी चीज़ें देश के अंदर बनाएंगे, तो इससे हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। चैलेंजेस क्या आएंगे हमें और हमें क्या कंसिडरेशंस लेने हैं, यानी कि हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसमें से उन चैलेंजेस की। सो हम इम्प्लीमेंटेशन स्केल में हम चैलेंज फेस कर सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें इंश्योर करना है कि ये जो योजना की तरफ से जो जॉब्स मिल रहे हैं, देश की युवाओं को जो जॉब्स मिल रहे हैं, वो उसकी करेक्ट जो टारगेट ऑडियंस है उन्हीं को मिले और इसमें किसी भी तरह के का लीकेज ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो। दूसरा चैलेंज है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो हम ये कैसे कंसिडरेशन करेंगे, इसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो टास्क फोर्स है वो कट करे अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, यानी कि टास्क फोर्स जो है वो काम करे अक्रॉस डिपार्टमेंट्स में, ताकि चेंजेस अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, क्या हमारे देश की टेक्नोलॉजी इस तरीके डेवलप्ड है, क्या तैयार है। तो ये हम कैसे इंश्योर करेंगे, हमें क्या करना होगा इस चीज़ पे फोकस करने के लिए, ये चैलेंज मिटाने के लिए हमें फोकस करना होगा सेमीकंडक्टर्स एंड जेट इंजन के जो मिशन के उनके बारे में उन्होंने बात की कि जो इंडिया के जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है और जो फैक्ट्रीज है, उन्हें सेमीकंडक्टर्स की कंप्यूटर चिप्स देश में बनानी होंगी और जेट इंजन भी सारे साइंटिस्ट को देश में डेवलप करना होगा, देश में बिल्ड करना होगा, बनाना होगा। इसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी के लिए रेडी रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए एक रेडीनेस रहता है, यानी कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रह सकते हैं। फिर है एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। ये एक चैलेंज है कि हम जब एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम कैसे निभाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो अफोर्डेबल होंगे और बेनिफिट होंगे, जिससे एनवायरमेंट को कोई भी हानि ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट चैलेंज है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन मतलब क्या, इस जो प्रोग्राम है विकसित भारत का, क्या इसमें हर तरीके के लोग इंक्लूड है। तो यस, तो इसमें हम कंसिडर करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हमारे देश का यूथ यानी कि युवा, सारी महिलाएं और फार्मर्स इस देश के सेंट्रल पिलर्स है, वो विकसित भारत के भी सेंट्रल पिलर्स है। इन सबको इक्वली सारी चीज़ों का बेनिफिट मिले। अब आते हैं आंसर के कंक्लूजन के पास, और ये कंक्लूजन शॉर्ट होगा, स्वीट होगा, और इसमें सारा हम समराइज करेंगे इन मेनली 2-3 लाइंस। तो ये कंक्लूजन क्या है, द विकसित भारत 2047 विजन इज नॉट merely a rhetoric, यानी कि ये विजन सिर्फ बातें नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ टॉक। तो 2025 इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट मेक अ पैराडाइम शिफ्ट, मतलब ये जो अनाउंसमेंट्स है ये एक पैराडाइम शिफ्ट बना रही है। पैराडाइम शिफ्ट क्या है, हमने पहले वाले पार्ट्स में अंडरस्टैंड किया है। मूविंग द नेशन फ्रॉम फ्रेगमेंटेड सेगमेंट्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव मिशन लेड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पहले जो हमारी स्कीम्स थे वो फ्रेगमेंटेड सेगमेंट्स में थे, यानी कि टुकड़ों में बिखरे हुए थे, और अभी हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अभी जो हमारा फ्रेमवर्क है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही सॉर्टेड है, और वो फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे पीस में नहीं है, बल्कि एक बड़ा बड़ा हमारा एक ड्रीम है जिसे हम विजन कह रहे हैं, और हम उसे पूरा करने के लिए ट्राई करेंगे बाय 2047। These initiatives reflect strategic ambition, institutional innovations and technological boldness. Strategic ambition मतलब हमारे सपने, जो बड़े सपने हैं, जो हम strategically जिसे हम कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, जो हम नई नई तकनीकें बना रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल बोल्डनेस, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें इस विकसित भारत 2047 के विजन में रिफ्लेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हम एक पाथ बना रहे हैं कि हम एक प्रॉस्पेरस इंक्लूसिव फॉर सेल्फ रन भारत बना सके बाय 2047, यानी कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सके जो इंक्लूसिव भी होगा, यानी कि जिसमें सारे लोग इंक्लूड होंगे, प्लस प्रॉस्पेरस यानी कि सबसे आगे भी होगा, सबसे सफल भी होगा बाय 2047। Thank you everyone. So that's it for today. Hope you have liked the video.